नाली का गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता हो। ऐसे दूल्हे से शादी कराऊंगा इस दुल्हन की जिसके कपड़ों में धागे कम हो और छेद ज्यादा, शरीर से इतनी बदबू आए कि पंडित को अपनी नाक बंद करके मंत्र पढ़ने पड़े। कुल मिला के इस शिप्रा के लिए दूल्हा नहीं सुअर चाहिए। और फिर जब शिप्रा नाम की उस दुल्हन की जबरदस्ती ऐसे ही एक भिखारी से शादी की जाने लगी, तब मैं इस भिखारी से कभी शादी नहीं करूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी शिप्रा की आवाज पूरे पंडाल में गूंज उठी, लेकिन उसकी ये हिम्मत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही पल मुख्तार नाम के उस खतरनाक गुंडे ने उसके छोटे भाई राहुल की कनपटी पर बंदूक तान दी। नहीं नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरी जान ले लो। मुख्तार के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। अगर तुमने मेरे भाई का रिश्ता ठुकराया ना होता तो आज तुम इस शहर की रानी होती, लेकिन नहीं, तुम्हारे नसीब में तो एक भिखारी की बीवी बनना ही लिखा है। ये सुनते ही शिप्रा के पिता राजदीप राय, जो अब तक अपनी बेटी की बेबसी देख रहे थे, अचानक टूट गए। वो कांपते हुए कदमों से मुख्तार के पास आए और सबके सामने हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं इस भरी महफिल में तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। दरअसल कुछ महीनों पहले जब मुख्तार के भाई ने शिप्रा से शादी का प्रस्ताव रखा था, तो शिप्रा ने साफ मना कर दिया था। इस पर उसके भाई ने शिप्रा के साथ छेड़खानी कर ली और शिप्रा ने उसे जेल भिजवा दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ देर पहले मुख्तार ने अपनी चाल चल दी थी। जब विहान अपनी बारात लेकर शिप्रा के घर की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक मुख्तार ने वो बारात रुकवा दी। ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। भाई ये क्या कह रहे हो आप? आज मेरे बेटे की शादी है। अगर शादी हुई तो दूल्हा जिंदा वापस नहीं जाएगा। भाई हम अभी वापस चले जाते हैं। लेकिन मुख्तार का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, सिर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। कल्ला, उस भिखारी को यहाँ लेकर आओ, इसे घोड़ी पर बिठाओ। आज इसकी शादी होगी शिप्रा से। बारात के आगे हाथों में बंदूकें लिए गुंडे नाच रहे थे और वो भिखारी घोड़े पर बैठा उलझनों में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बैंड बाजों और गोलियों की आवाज के साथ उस भिखारी की बारात शिप्रा के घर आ पहुंची। फिर जब शिप्रा ने इस शादी से इनकार किया, तो मुख्तार ने उसके भाई की कनपटी पर बंदूक तानते हुए कहा, अगर अपने भाई की सलामती चाहती हो तो तुम्हें इस भिखारी से शादी करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। अपनी हाँ सुनकर मुख्तार के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान आ गई। वैसे तेरा दूल्हा कभी तुझे कुछ नहीं कहेगा, गूंगा जो है। शिप्रा की नजर उस भिखारी पर पड़ी। लोगों की नजर तो उसके गंदे कपड़े और गंदे हुलिये पर थी, लेकिन शिप्रा की नजर ने उसकी मासूम आंखों को देखा। आज वो बेचारा गुंडों में फंस गया था। अरे ओ कल्ला, दूल्हे को तो ले आ, दुल्हन उसे देखने के लिए तड़प रही है। चल मुन्ना, आज तो शादी है तेरी। देख कितनी खूबसूरत दुल्हन है, तेरे तो मजे है। कल्ला ने उस भिखारी की बाह पकड़ी और स्टेज की तरफ खींचने लगा, पर उस भिखारी ने झटके से उससे अपनी बाह छुड़ा ली। अबे गधे, मैं तेरी किस्मत बदलने जा रहा हूँ और तू कीचड़ में ही रहना चाहता है। चल आगे बढ़। जब उस भिखारी ने मुख्तार की भी बात नहीं मानी, तो उसने न आव देखा न ताव और उसके गाल पर 3-4 थप्पड़ जमा दिए। भिखारी के मुंह से खून निकलने लगा। गूंगा होने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। पंडाल में मौजूद लोगों को उस भिखारी पर दया आने लगी। शिप्रा की आंखों में भी उस गूंगे भिखारी के लिए दया उमड़ आई। लगता है इसको भी इस लड़की पर दया आ रही है, इसीलिए इस लड़की की खातिर ये मार सहने को भी तैयार है। तो फिर अब क्या करे बॉस? ऐसे कैसे चलेगा? इतनी जल्दी तो कोई दूसरा भिखारी भी नहीं मिलेगा। सुन बे भिखारी, ये लड़का अपनी बहन के कारण तो बच गया, पर अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा तो ये जरूर मारा जाएगा। मुख्तार की इस बात का तुरंत उस भिखारी पर असर हुआ। अब उसकी आंखों में बेचैनी नजर आने लगी। वो कभी राहुल की ओर देख रहा था तो कभी शिप्रा की ओर। अब शिप्रा भी उसकी बेबसी को भली भांति समझ रही थी। क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, या तुम चाहते हो कि इस लड़के की बलि चढ़ जाए? इतना बोलकर मुख्तार ने अपने चाकू की धार फिर से राहुल के गले पर सटा दी। उसका इतना करना था कि भिखारी स्टेज की तरफ खुद बढ़ गया। अरे वो पंडित, शुरू हो जा। पंडित जी ने डरते डरते मंत्र पढ़े, फेरे हुए और उनकी शादी पूरी हो गई। शिप्रा ने अपनी शादी को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे, पर आज वो इतनी मजबूर थी कि उसे एक भिखारी से शादी करनी पड़ रही थी। शादी के लिए आए सभी इज्जतदार लोगों के बीच शिप्रा और उसके परिवार की इज्जत तार तार हो चुकी थी। बधाई हो बलवंत राय, आज तुम्हारी
मेरी पोती ने तुम्हारा मान बढ़ा दिया। मुख्तार ने राहुल को छोड़ दिया और वहाँ से बाहर जाने को मुड़ा, पर फिर कुछ याद आते ही शिप्रा के पास गया। देखा मुझसे पंगे लेने का अंजाम, आज इस भिखारी की पत्नी बनी हुई हो। हैप्पी मैरिज लाइफ, जमकर सुहागरात मनाना। इसके बाद मुख्तार हंसता हुआ वहाँ से चला गया। जैसे ही मुख्तार अपनी गैंग के साथ यहाँ से निकला, शिप्रा अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे कोई देखो जरा। घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस के कारण ये बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। उसकी बात सुनकर राहुल अपनी बहन को उठाकर अंदर चला गया। वहाँ मौजूद रिश्तेदार भी धीरे धीरे अपनी हंसी दबाते हुए वहाँ से निकलने लगे। मौका पाकर वो गूंगा भिखारी भी चुपचाप वहाँ से मंदिर की तरफ चला गया। होश में आते ही शिप्रा रोने लगी। तुम रो मत, हम जल्द ही उस भिखारी से तुम्हारा तलाक करवा देंगे। पर शिप्रा ने जैसे अपने मन में कुछ कठोर फैसला ले लिया था। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे। चाहे कुछ भी हो दादाजी, और चाहे वो कोई भी हो, अग्नि के फेरे लिए है उसने मेरे साथ। मेरी मांग में सिंदूर भरा है और आज से वही मेरा पति है। मैं इस शादी को पूरे सम्मान के साथ निभाऊंगी। सुनकर शिप्रा की चाची सरला बोली, ओहो, बढ़िया ही सती सावित्री बनने वाली। सुन ले, वो बदबूदार भिखमंगा हमारे घर में नहीं घुसेगा। तुझे इतना ही प्यार आ रहा है उस पर, तो तू भी उसके साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जा कटोरा लेकर। दूसरी तरफ इन सब फैमिली ड्रामा से दूर वो भिखारी वापस मंदिर के पास चला आया और कटोरा लेकर वापस बैठ गया, वैसे ही चुपचाप। कोई नहीं कह सकता था अभी अभी उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। अगले ही दिन शिप्रा और उसका परिवार मंदिर में पूजा करने पहुंचा। उन लोगों को देखते ही वो भिखारी एक पेड़ की आड़ में छुप गया। शिप्रा की नजर बार बार उसे ढूंढ रही थी, मगर वो भिखारी उसकी नजरों में आना नहीं चाहता था। जैसे ही शिप्रा और उसका परिवार मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, वहां 3-4 बड़ी गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से 20-22 गुंडे उतरे और साथ में उतरा मुख्तार का भाई रजत। घेर लो मंदिर को, देखो कोई भाग न पाए। अभी कोई कुछ समझता तब तक सारे गुंडों ने मंदिर को घेर लिया और रजत 2 गुंडों के साथ सीढ़ियां चढ़ता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। शिप्रा आंखें बंद करके मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। उसने आंखें खोली तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पसीने छूट गए। तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे भाई मुख्तार ने मेरी लाइफ का मजाक तो बना ही दिया है। सुना है तेरी शादी किसी भिखमंगे से करा दी भैया ने, मगर मैं इस शादी को नहीं मानता। अभी इसी मंदिर में तुझसे शादी करूंगा और आज रात ही मनाएंगे हनीमून। शिप्रा के पूरे शरीर में बिजली की सिहरन दौड़ गई। वो वहाँ से भागी अपने परिवार की तरफ। रजत भी उसके पीछे पीछे भगा और उसका हाथ पकड़ लिया। मंदिर में मुख्तार के भाई को देखकर सबकी घिघी बांध गई थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे आकर उसे रोके। शिप्रा पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ उसकी पकड़ से नहीं छुड़ा पा रही थी। तेरा हाथ उस दिन मेरे गाल पर पड़ा था ना, ऊपर वाले की कसम, इस मक्खन जैसे मुलायम हाथ को पकड़ने की कसम खा ली थी मैंने मेरी। मगर अभी वो अपनी बात पूरी कर पाता, तभी उसकी दर्द से चीखने की आवाज से पूरा मंदिर गूंज उठा। शिप्रा ने उस गुंडे रजत के हाथ पर इतनी जोर से काटा था कि खून निकल आया था। रजत की पकड़ ढीली पड़ गई थी। होते ही शिप्रा ने उसे धक्का दिया और वहां से सीढ़ियों की तरफ भागी। रजत का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। मुझे काटती है हरामजादी, बहुत हुआ प्यार व्यार से बात, अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर रजत शिप्रा के पीछे हॉकी स्टिक लेकर दौड़ा। शिप्रा बेसुध होकर भाग रही थी और इसी तेजी में सीढ़ियों के पास ही उसका पैर दुपट्टे में फंसा और वो वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ी। रजत उसके पास पहुंचा और गुस्से में चीखा, मुझे धक्का देती है, अब देख मैं तेरा सर कैसे खोलता हूँ। ऐसा बोलकर उस गुंडे रजत ने हॉकी स्टिक उठाया। शिप्रा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो समझ गई थी अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मगर 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड बीते, उस पर हॉकी का वार नहीं हुआ। वो समझ नहीं पाई ये हुआ क्या। उसने अपनी आंखें खोली तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक पड़ी। वही भिखारी, उसका पति रजत और उसके बीच था, शिप्रा के ठीक ऊपर, और रजत उसे बिना देखे दे दनादन मारे जा रहा था। उसके सर से खून बहा जा रहा था। अचानक रजत का भी ध्यान इस बात पर गया। उसने उस भिखारी को देखा तो हॉकी मारना बंद करके कहा, अच्छा पति परमेश्वर जी, ये अच्छा है, अब ये विधवा होगी और फिर मैं इसके साथ सुहागरात मनाऊंगा। विधवा विवाह तो अच्छी बात है ना, समाज सेवा कर रहा हूँ मैं। मगर खून से लथपथ उस भिखारी ने तभी अचानक एक छलांग लगाई और रजत को ऐसा धक्का दिया कि वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर से जगह जगह से खून बहने लगा। मगर तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। शिप्रा और उसके परिवार ने पुलिस को देखा तो उनकी जान में जान आई। वो दौड़ते हुए पुलिस के पास पहुंचे और जैसे ही इंस्पेक्टर से कुछ कहने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर ने कहा, पकड़ के थाने ले चलो उस भिखारी को। मैडम आप घर जाइए, ये पुलिस का मामला है। मुख्तार भाई के भाई पर हमला किया है इस भिखमंगे ने, इसकी सजा इसे बराबर मिलेगी। मगर इंस्पेक्टर साहब, उसने तो मुझे बचाया है। अभी शिप्रा कुछ कहती तभी उसकी चाची
सरला ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, एक काम कर, तू भी इसके साथ थाने चली जा। जेल में तोता मैना का खेल खेलती रहना। ऐसा बोलकर सरला शिप्रा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहां से ले गई। पुलिस वाले ने उस भिखारी को पकड़ लिया। वो भी चुपचाप उनके साथ थाने चला गया। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उस भिखारी को उल्टा लटका दिया और बेल्ट से मारने लगा। साले, मुख्तार भाई से पंगा लेता है, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मगर भिखारी अब भी चुपचाप मार खा रहा था। उसकी पीठ से खून बह रहा था, लेकिन उसने एक आह तक नहीं भरी। इंस्पेक्टर ने जैसे ही फिर से बेल्ट उठाई, थाने का दरवाजा धड़ाम से खुला। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो रुक जाओ इंस्पेक्टर। तुम जानते हो तुम किसे पकड़ लाए हो? हम सब की वर्दी उतरवाओगे तुम। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और बेगर हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।